नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। आज हम बात करेंगे कुछ मार्केट रैप की, क्या अच्छा रहा क्या ख़राब रहा, कौन बढ़ा कौन घटा, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखती हैं, हमारे लिए आगे चल के एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ख़ास 4-5 बड़ी न्यूज़ जो हम देखेंगे और हमारा जो रूटीन में जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ईरान इजराइल और यूएस कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में। सबसे पहले मार्केट की बात। और आज मार्केट में हमने एक ख़रीदारी देखी, बढ़त देखी और निफ्टी फिर से 25,000 के ऊपर। निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रेंथ फिर दिखाई। मार्केट ने कल एक झटका लिया था, खास करके बड़े इंडेक्स ने, हमारे मेन इंडेक्स ने, निफ्टी 50 ने या सेंसेक्स ने। बट आज वो लॉस जो है या कल की जो बिग वैल्यू हुई थी उसको कवर कर लिया। आज नेक्स्ट 50 में काफ़ी एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली और अंबानी पैक उसमें चला, अदानी पैक उसमें चला और बाकी बहुत सारे पावर रिलेटेड स्टॉक चले। मिड कैप ने भी लगभग 0.5% की या 0.7% की बढ़त दिखाई 151 पॉइंट ऊपर, और स्मॉल कैप ने भी 0.8% के आसपास ऊपर इसने काम किया। निफ्टी 500 शायद 0.5% के आसपास है, ऊपर रहा 111 पॉइंट के साथ। इन टर्म्स ऑफ जो कल मीडिया एकदम से उछला था, आज वो थोड़ा सा कूल डाउन हो गया। साथ ही साथ डिफेंस का जो पैक है वो भी आज नीचे की तरफ रहा। सो मोर और लेस मार्केट ग्रीन में थी, खुशी की बात है। पोर्टफोलियोज़ ने, स्मॉल केसेस ने भी अच्छा किया, अगेन गुड। और बात आती है इम्पॉर्टेंट न्यूज़, खास करके कि मेक इन इंडिया में ईवी का जो मेक इन इंडिया है, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर लिया है कि वी विल टेक इट एज अ प्रायोरिटी। तो उन्होंने पॉलिसी पुश इसके ऊपर दिया, पॉलिसी बनाई और ग्लोबली इसका एक पोर्टल बनाया, ग्लोबल कंपनीज़ को इनवाइट कर लिया कि आप आइए, इंडिया में बनाइए और प्रॉफिट कमाइए। दिस इज़ वन। दूसरा, वेट लॉस पे जो बात हो रही है, नोवो नॉर्डिस्क का जो बम्पर या यूँ कहिए ब्लॉकबस्टर ड्रग है, उसका नाम है वीगो। वो इंडिया में लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है और मोस्ट लाइकली इसी ड्रग का अगले साल पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। तो एवरीवन, ऑल ऑफ दीज फार्मा, जेनरिक फार्मा मैन्युफैक्चरर्स और ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडिया इज़ आइंग, वो मतलब गिद्ध की तरह उस पर नज़र जमाए बैठे हैं कि हम करके मानेंगे वेट लॉस का। और इसमें एक बात और पता चली कि ये जो ड्रग है, इसका 1 साल का कोर्स यूएस में $16,000, $16,000 का बिकता है, और हमारी फार्मा बोलती है कि हम इसको $6 का बनाएंगे। तो बेचेंगे कितने का भाई? अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कहाँ किस तरीके से ऊँट किस करवट बैठेगा। बट इतना तो श्योर है कि जो 16,000 का प्रोडक्ट है, इसकी तो वॉट लगा देंगे, ये फॉर श्योर वॉट लगा देंगे। हर एक के हाथ में वेट लॉस का कोर्स करने की क्षमता दे देंगे और हम देखेंगे पूरी दुनिया या इंडिया खास करके स्लिम ट्रिम हो जाएगा। और फिर कोई ऐसा लोड नहीं होगा कि ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग करेंगे, खूब दबा के खाएंगे, अपने टेस्ट का खाएंगे और फिर इंडिया की बनी हुई ये जेनरिक ड्रग हम ले लेंगे और मुझे लगता है फिर पतले हो जाएंगे। सो इट वुड बी मोटे पतले, ये एक्सपेंशन श्रिंकेज चलता रहेगा। एनीवेज, मजाक की बात, बट हाँ, वो ड्रग इंडिया में लेके आ रहा फाइनली। पहले उसको समझ में नहीं आया, पेटेंट एक्सपायर होने के टाइम वो लेके आ रहा है। होगा कुछ ना कुछ कि भाई ठीक है, मैं वहाँ अपना कोई ढंग का पार्टनर चुन लूँ, उसी को मैं जो है कुछ ना कुछ रियायतें दे के आगे कर लूँ ताकि मैं प्राइस प्रोटेक्शन कर पाऊँ। और फिर वही एक घिसी पिटी कहानी वोडाफोन आइडिया की। 80,000 करोड़ के ड्यूज़ हैं, हर दूसरे तीसरे महीने स्टॉक में मुर्दे में जान डाल दी जाती है कि दौड़ कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट आने लगती है कि इंडिया में डुओपोली ठीक नहीं है, रिलायंस और एयरटेल की, तो तीसरा होना चाहिए। 2 साल हो गए यार, ये सुनते सुनते हुआ तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो ड्यूज़ माफ़ करके हिस्सा ले चुकी है कि ठीक है भाई, पैसा नहीं दे रहे तो हिस्सा दे दो, लेकिन ये कंपनी जो है वेंटिलेटर से बाहर आने का नाम नहीं ले रही। और इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को सक इन किया है। और किस तरह के इन्वेस्टर को सक इन किया है?
जिसको लगता है कि मैं 1 लाख रुपये लेके आया हूँ, 7 रुपये का शेयर है या 9 रुपये का शेयर है, 10,000 आएंगे या 11,000 आएंगे, मैं अमीर हो जाऊँगा। भैया ऐसे नहीं हो सकता, एक गलती मत करो। अगर आपको पेनी स्टॉक्स पकड़ के करना है तो फाइट है, पैसा बनना मुश्किल होता है। कंपनी के ऊपर 80-80 हज़ार करोड़ के ड्यूज़ हैं, पैसा दे नहीं पा रही, न्यूज़ आती है तो उछलती है, लोग घुस जाते हैं और वापस उनको सक इन कर लेता है। जैसे बड़ा जहाज़ डूबता है तो साथ साथ आसपास जो भी होता है उसको अंदर अपने पानी में खींच लेता है। ये आइडिया लगातार करे जा रहा है, आज से नहीं कर रहा है, कोविड के टाइम से ही ऐसा करे जा रहा है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मुझे तो ऐसी स्टोरी बताई है कि देव लॉस्ट मनी इन आइडिया। तो ये वो है जो पंटर स्टॉक बन गया। लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि 7 रुपये का शेयर जो है वो एयरटेल के बराबर पहुंच जाएगा 2,000 का, और बल्ले बल्ले कंपनी तो एक ही है, सिम एक जैसा ही है, फ़ोन पे बात दोनों ही कराती हैं। बट ऐसा नहीं है। जो समझने वाली चीज़ है वो महंगा और सस्ता भाव से नहीं होता, उसके पैरामीटर्स से होता है, उनकी रेशियोज से होता है। तो जो कर्जा ही नहीं दे पा रहा यार, वो कहाँ से आपको मुनाफा देगा? और ये गलतफहमी में ना पड़े। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपकी सूझबूझ, आप अपने से भी रजिस्टर्ड किसी एडवाइज़र से पूछें फिर इन्वेस्ट करें। नाम सिर्फ एनालिसिस के पर्पज़ से हमने लिया कि हुआ क्या, और न्यूज़ है इसकी, इसलिए लिया। सबसे एक गहरी चिंता की बात जो आज निकल के आई, जो हाउसिंग बोर्ड का और ये रिसर्च हुई, घर खरीदना मुंबई में 109 साल की सेविंग के बराबर है। कमाल है ये। गुड़गांव में 64 ईयर्स के बराबर है। और किस आदमी के लिए जिसकी मंथली इनकम 10,70,000 उन्होंने निकाली है। आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि 11 लाख रुपए कमाने वाले आदमी के लिए भी मुंबई में घर खरीदना 109 साल की सेविंग लगाने के बराबर है। ये सबसे बड़ा महासंघर्ष मान लूँगा मैं इसको, कि घर खरीदने के लिए आदमी को इतना एफर्ट करना पड़ रहा है। इन्वेंट्री की कमी गुड़गांव में तो नहीं दिख रही है, बट जो आर्टिफिशियल जैकअप है वो कमाल ही है। आप कभी भी किसी बिज़नेस में इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आदमी इससे प्रॉफिट कर रहे हैं और कितनों का ये जो इंडस्ट्री घर चला रही है। अब मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो गुड़गांव में डीलर की जो हर गली में, मतलब आप पत्थर मारो किसी डीलर को लगेगा। वो कहाँ से आता है भाई ये आदमी? कोई वो क्वालिफाइड भी नहीं है बट बिज़नेस करने लग गया। क्वालिफिकेशन वाला तो बेचारा नौकरी करता रहता है। और ये जो है, जो मैंने अभी पिछले 1 साल में देखा कि 7,000 रुपया फुट से लेके और 20,000 रुपया फुट तक की दौड़ मैंने 1 साल में देखी सडनली। और ऐसा तो है नहीं कि अभी ज़मीन आप खरीदी है, बिल्डर ने अभी बना दिया या 1 साल में बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर प्रॉफिटेरिंग है। ऐसा सेम फिनोमेना 2014 में या 2013 में देखा गया था। मैं गुड़गांव आया था, मैंने भी घर लिया था, महंगा लिया था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सेम फिनोमेना है। जब मतलब आप मार्केट में अनाप शनाप रेट देने लगते हो। एक फ्लोर 263 गज का फ्लोर आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले 1.5 करोड़, 1,60,00,000 का आता था। कोविड में यही फ्लोर 1,20 का था। आज वो फ्लोर 3 करोड़ रुपए का है भाई। कहाँ से आदमी लेगा? और बाकी जो ये अच्छा घर खरीदने की बात हो रही है, या बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे देखोगे भी लोग अपने अपने अनुभव डालते हैं कि मेरी इतनी सैलरी है फिर भी मेरे को परेशानी हो रही है। भाई खर्चे कम करो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको हर जगह टॉप एंड चीज़ लेनी है। आप रेंट पे ले लो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बी कॉन्शियस अबाउट जो मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल मार्केट हो, तकलीफ़ देगी। आपने महंगा खरीद लिया, 10 साल तक भाव नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? जिसने महंगा खरीदा था उसका भाव आज जाके मैच नहीं हो रहा 10-12 साल बाद। तो क्यों करना है ऐसा डिसीजन? जापानीज़ टेक्निक लगाओ, जो चीज़ महंगी हो उससे पीछे हट जाओ, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। बेचनी तो आपको ही है ना। टेक सम टाइम, वेट, रिलैक्स। सामने वाले की मजबूरी लगेगी, हो जाएगा भाव ठीक, फिर ले लो। थोड़ा पेशेंस रखो, आप सही भाव की चीज़ उठाओ, रिटर्न भी बनेगा, मुनाफा भी होगा, पैसा भी कमाओगे।
ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ लेके आपने अपनी सारी कमाई सारा ब्याज में भरना है या होम लोन इंटरेस्ट दिए जाना है। इसके प्रॉफिट बिल्डर होम लोन और डीलर कमाते हैं भाई, आपको कुछ नहीं मज़ा आता, आप तो अपने सर पे लाइबिलिटी लेके बैठ जाते हो। बट हाँ, इस बात से ये मत समझिएगा कि मैं घर खरीदने के अगेंस्ट हूँ, नो, आई एम सेइंग बाय एट राइट प्राइस। 109 साल मुंबई में गुड़गांव, हालत देखिए आप, थोड़ी सी बारिश होती है बोट लेके आपको निकलना पड़े। गुड़गांव में 64 साल 64 ईयर्स, बेंगलुरु 36 साल, दिल्ली 35 ईयर्स, कैपिटल है तब भी 35 साल, चंडीगढ़ 15 साल। होगा क्या? कहाँ तक ये एफर्ट करोगे? बन तो रेल के डब्बे ही रहे ना, फ्लैट पे फ्लैट ही बन रहा ना। बी कॉन्शियस अबाउट इट, डोंट रश, डोंट गो इन अ मैड रश। माँ बाप की बात ठीक है कि एक छत हो जाएगी, बट छत कितनी, वो मुझे ही क्रश कर दे या आपको क्रश कर दे ऐसी छत नहीं भैया, एक लाइफ है। आप इक्विटी इन्वेस्ट कर लो, आप ETF इन्वेस्ट कर लो, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर लो, ना कर्जा लेना पड़ेगा, जो रिटर्न आएगा आपका अपना आएगा। और स्मार्ट इक्विटी में करो ना यार। आप घर की कीमत देख लो, मैं कहता हूँ आज प्राइस रिकॉर्ड कर लो, 10 साल में कितने कर दोगे? दोगुना, हायर साइड। लेकिन अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में जाते हो, थोड़ा सा दिमाग ओपन करते हो, आप अगर 25% की किगर भी ले लेते हो या 20% की किगर लेते हो, तो 5 गुना 6 गुना तो करोगे। तब ले लो, कैश डाउन ले लो यार, क्यों लोन पाल लें? ठीक है, थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट, ये जो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ये हुआ कैसे, क्या रीज़न था? मतलब अचानक हो गया। देखो, इसके इवेंट्स कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, मैं उस पर करना चाहता हूँ, और आप हैरान हो जाओगे कि इसके पीछे फैक्टर क्या है। व्हाट लेड टू दिस US अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी? मतलब US को ऐसा क्या लगा कि उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया, B-52 बॉम्बर लगाए। मार्च 2025, आज से 3 महीने पहले, तुलसी गबर्ड हैं उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने अंडर ओथ सेनेट कमेटी के सामने बोला कि देयर इज़ नो कंक्रीट एविडेंस ऑफ ईरान हैविंग अ न्यूक्लियर मटेरियल विच इज़ वेपन ग्रेड। वो इनरिच कर रहा है बट नहीं, अभी टाइम लगेगा। दिस इज़ व्हाट दे सेड। नाउ अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सडनली US उठा और तीनों फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी? सोचो, कि आप सोचोगे कि नहीं वो ताकतवर है, ट्रंप ने बोला था, नहीं माना तो मैं अटैक कर दूंगा। भैया, इन सब के पीछे भी तो कुछ होगा ना। इंटरेस्टिंग है, अब मैं बताता हूँ। इसके पीछे है, जो मैंने रिसर्च करी और पता किया, AI, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि कैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे जो पता लगा कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो AI प्रोग्राम यूज़ करती है, और एक प्रोग्राम है AI का मोज़ैक, और एक तो ये, और दूसरा एक कंपनी के बारे में पता चला, प्लंतीर। ये दोनों ही, मजाक और प्लंतीर, ये इजराइल के क्लोज हैं। ये इन दोनों ने एक प्रोग्राम को कंसीव किया, और जिसका था कि कंसीव किस लिए किया था कि इंटेंट पता चले टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। मोज़ैक का और प्लंतीर का था, ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसमें मोज़ैक ही यूज़ हुआ। इंटेंट ये था कि टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उनके इंटेंट को हम पता करें। ये सेम ऐसा ही यही प्रोग्राम इराक और अफ़गानिस्तान में भी यूज़ कर चुके थे, और प्लंतीर के बड़े क्लोज कांटेक्ट हैं इजराइल के साथ। सो यहाँ तक तालमेल ठीक है, प्रोग्राम यूज़ कर चुके थे, ये भी ठीक है। हुआ क्या है कि जो ये मोज़ैक था, ये डेटा कलेक्ट करता था थ्रू मींस जो ईरान के इंडिविजुअल हाई प्रोफाइल एलीट साइंटिस्ट, इन सब के रन सोशल मीडिया का और अलग अलग मूवमेंट्स का डेटा कलेक्ट करता था। 400 मिलियन के आसपास, 400 मिलियन डेटा पॉइंट्स पे इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया, और सडनली इन्होंने ये
सोशल मीडिया मूवमेंट किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, एक सपोजिशन ऑफ इंटेंट क्रिएट किया, सपोजिशन ऑफ इंटेंट कि ईरान बहुत क्लोज है वेपन ग्रेड यूरेनियम या फ्यूल के नज़दीक। अब सपोजिशन ऑफ इंटेंट जैसे ही एआई प्रोग्राम ने किया, और अब मैंने यहाँ बोला कि ये दोनों ही प्रोग्राम्स इजराइल के क्लोज रहे हैं, तो एआई क्या है, जो जिसको बनाएगा वैसा ही आउटपुट देगी। तो ये लर्नेड सर्कल में या एलीट सर्कल में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ एआई ने सपोजिशन ऑफ इंटेंट दे दिया, और इंटेंट जैसे ही ये 6 तारीख को डेटा प्रेजेंट हुआ, 6 जून को, और फिर 12 जून को प्रेजेंट हुआ, और उसके इमीडिएट बाद इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। नाउ it is clear that AI help to kill people straight on the ground. आप और मैं खुद हैरान हूँ इस बात से कि AI ने ऐसा क्या किया। Now you try and understand the level of data gathering which social media platforms, our phones, everyone has a phone. वो क्या क्या नहीं देता होगा, किस तरह की आप सर्च कर रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं, किसको डिसलाइक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पूरा इंटेंट आपका वो क्लियर करके आपका एक पर्सोना बना लेता है। बहुत बड़े बड़े इसके पीछे एआई प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं। अब ये सपोजिशन ऑफ इंटेंट हो गया। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसी का सेम वर्जन था, लेवेंडर एआई प्रोग्राम था, विच वाज यूज्ड बाय इजराइल इन गाज़ा। ये प्रोफाइलिंग करता था लेवेंडर, और ये डिसाइड करता था कि दिस पर्सन हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज ये इस प्रोफाइल में फिट हो रहा है। एंड दे यूज टू फायर ए मिसाइल, और वो आदमी मर जाता था, मार देते थे उसको, बिल्डिंग में ही मार दिया, घर गिरा दिया, वट एवर इट वॉज। सो लेवेंडर वॉज यूज, और इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था बिकॉज इसने बहुत इनोसेंट भी मारे। एनीवेज, अब मजाक की बात हुई, और ये इसका इराक में यूज़ कैसे हुआ था। इराक में ऐसे ही सॉफ्टवेयर यूज़ करके टारगेटिंग होती थी, जिसमें लोगों की प्रोफाइल किए जाते थे कि उसने बियर्ड यानी कि दाढ़ी कैसी रखी है, उसने सलाफ़ी दाढ़ी रखी है या उसने मुस्लिम ब्रदरहुड रखी है, वो किससे टेलीफोन पे बात कर रहा है, क्या उसकी मूवमेंट है, और उसका एक बना के प्रोफाइल। और जैसे इस प्रोफाइल में वो फिट होता था, एआई प्रोग्राम यूज्ड टू गिव अ गो एड, गुड टू गो, किल इट। सो ये नई बात हमें तो अब पता लग रहा, सेम अफ़गानिस्तान में भी हुआ। ठीक है, अब ये अचानक से यूएस को क्यों लगा कि भाई मैं अटैक करूं। तो ये मोज़ैक प्रोग्राम ने सडनली, आई मीन आउट ऑफ नोवेयर हुआ ना, कि 2 हफ्ते का टाइम दिया और अचानक यूएस उठा और ठक ठक तीनों फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। मोज़ैक ने ये सपोजिशन दे दिया कि बिल्डअप ऑफ एनरिच यूरेनियम and Fordo और एक और मिलिट्री फैसिलिटी पे इज़ नाउ क्लियर कि दे आर वेरी वेरी क्लोज, दे आर मूविंग वेरी रैपिडली। तो ये प्रोग्राम ने इंटेंट को अप्लाई कर दिया, इंटेंट को अप्लाई कर दिया, तो इट वाज वेल प्रूवन कि इंटेंट तो नज़दीक है, तो फिर क्यों मौका देना। एंड यूएस वेंट अहेड एंड उसने ठोक दिया। अब जो भी अटैक हुआ, जैसा भी हुआ, तो इसके 4 मेन एक्टर रहे जो इसको करने में आए। एक तो आपका IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इजराइल है ही जिसने उसका यूज़ किया। फाइनली यूएस ने अटैक किया और यूरोप ने उसको सपोर्ट कर दिया। आई मीन ये तो पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया गया ना, 6 और 12 जून को जो बनाया गया डॉक्यूमेंट, उससे तो बोला कि इट इज़ अ ड्रामेटिक डॉक्यूमेंट, लेट्स अटैक, लेट्स अटैक, लेट्स अटैक। एविडेंस हो गया अगेंस्ट इराक, वेयर इन रशिया, चाइना एंड लॉट ऑफ sane mind countries kept on saying no, this is not right, this is not right. बट कौन सुनता है, पैसे वाला होता है, ताकतवर होता है। साथ ही साथ जो इजराइल के अटैक थे, वो फेज़ 2 भी एक प्लान था उसमें, कि जैसे जैसे हम अटैक करेंगे और लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे पूरी को, ईरान में क्योस हो जाएगा और सडनली हमारे जो सबेट्योर एलिमेंट्स हैं जो हमने वहाँ इंसर्ट किए हैं दूसरी कंट्री में, वो अपना काम करने लगेंगे, ड्रोन से अटैक करने लगेंगे, इंस्टॉलेशन से अटैक करेंगे, लोगों को अटैक करेंगे, तो क्योस हो जाएगा। मीन्स
एक सिविल ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा और पीपल विल राइज, एंड इंटेंट ये था कि लोग राइज करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल फॉल और अपने आप तख्ता पलट हो जाएगा। यानी कहते हैं खमेनी जो सुप्रीम लीडर है उसका तख्ता पलट होगा, क्योंकि वही कंट्रोल करते हैं। और प्रेसिडेंट तो नए नए आए हैं, वो तो हार्ट सर्जन हैं और वेस्टर्न हैं और मतलब मॉडर्न अप्रोच में, तो उनकी अभी इतनी ताकत नहीं है। तो जो ये इंटेंट था ये उल्टा ही पड़ गया। ईरानी जो है वो सड़कों पे आ गए गवर्नमेंट की सपोर्ट में और बड़े मेजर उन्होंने सपोर्ट दिखाई गवर्नमेंट को के फेवर में रैली किया। सेम ऐसा ही केओस पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू अभी ऑपरेशन सिंदूर में करने की कोशिश की। तो ये बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट होता जा रहा है कि अब वॉर जो है वो बैटलफील्ड पे तो लड़े ही जाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन द माइंड, इन द परसेप्शन भी ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। सो हमने पाकिस्तान को देखा, उसने तो अपनी जीत ही डिक्लेयर कर दी उनके वहाँ सोशल मीडिया पे। अब जैसे भी हो, समझे नहीं समझे, बट उनके हिसाब से हो गया। और जनरल साहब जो है फील्ड मार्शल बन गए हैं, मिसाइलों से हमने मुक्के मारे, हमने पीटा और वो फील्ड मार्शल बन गए और वहाँ लोगों को बता दिया देखो भाई जीत गए हम, तो झंडे गाड़ दिए हमने। ऐसा होता है? नहीं होता, बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ऐसा होता। तो ये कॉन्शियस होने वाली बात है। और इसी बात को लेके जो अभी सबेट्योर एलिमेंट्स हैं, जैसे ये रशिया में भी यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस गए और कुछ ऐसे ट्रक्स गए जिसमें ऐसे ओपन होने वाला पीछे ट्रॉलर था और वहाँ से ड्रोन्स निकले एयरफील्ड के नज़दीक, वो ओपन हुए, उड़े और TU जो उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं उनके ऊपर अटैक किया। 5-6 प्लेन उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। अब ये एलिमेंट जो आ गया ना, ये वॉरफेयर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। वॉरफेयर ऐसा नहीं रहा कि इस तरफ ये मिलिट्री, इस तरफ ये मिलिट्री और आपस में लड़ेंगे। अब तो इंसर्ट करके एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं और बहुत कुछ तबाही करते हैं। सो फेज़ 2 ऐसा रहा। अब आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या रहे? तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत क्लीन है। आफ्टर इफ़ेक्ट्स में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है रकीब साहब, उनको रशिया ने बुलाया, पुतिन से मिले। तो मुझे लगता है कि ये अतुल्ला खमेनी के जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के मिले, रादर देन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट पजाशकियान ईरान वाले। तो मुझे 3 पॉइंट एजेंडा इनके समझ में आए। पहला, ये रशिया से हेल्प मांगने गए थे, जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है लंबे वॉर में। अब जो मुझे लगता है सेकंड स्ट्रेटजी जो काम करेगी, वो मैंने सोचा समझा। अब बात ये हो रही है कि ये जो तमाशा हुआ और अटैक हुआ, अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ, इसमें ऑब्वियसली यूएन ने तो अभी देखना है कि यूएन में क्या होता है, कौन सी कंट्री ईरान के साथ आती है। सो फार तो कोई नहीं आया, बट ईरान अकेला ही रहा। बट कहीं ना कहीं सोच ये थी कि आप इस अनप्रोवोक्ड अटैक को होने दीजिए। आप समझेंगे अभी ईरान ने कोई सिंगल फाइटर प्लेन अटैक के लिए नहीं भेजा, कोई डिफेंस मिसाइल नहीं चलाया, एंटी और वो क्या बोलते हैं एयर डिफेंस मिसाइल नहीं ऑपरेट हुए, सब साइलेंस। यहाँ पे मेरे को जो लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, ये पुतिन बहुत ठंडा करके चीज़ों को करते हैं और करना भी ऐसा चाहिए। मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस डिप्लोमेटिकली। यहाँ पे जो देखने को मिला है कि अब स्ट्रैटेजी ये होगी कि ये जो तमाशा हुआ, इसके लिए इजराइल, यूरोप और यूएस के लिए कॉस्ट कैसे एस्केलेट करें। आप एक तो मतलब हाउ कैन यू हैव अ रेवेंज? वन इज़ यू स्ट्रेट अवे गो एंड हिट योर अपोनेंट। सेकंड इज़ आप अपने अपोनेंट के लिए कॉस्ट बढ़ा दीजिए, मतलब उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाए, उसकी पब्लिक जो है त्राही त्राही कर बैठे। कैसे कॉस्ट बढ़ेगी? अब पुरानी बात नहीं है कि जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहाँ से ज़्यादातर दुनिया का तेल सप्लाई होता है, उसमें आपने माइंस बिछा दिए, शिप रोक दी। नहीं, आप रेड सी से देखिए, यमन ने क्या किया, कहना सेलेक्टिव ट्रैफिक जाने देंगे, हम चाइनीज शिप को जाने देंगे, रशियन को जाने देंगे, हमारे फ्रेंडली कंट्री को जाने देंगे, बट इसराइल के शिप नहीं जाने देंगे और यूरोप के नहीं जाने देंगे। सो दे अटैक्ड अ फ्यू शिप्स और वो सारा ट्रैफिक रुक गया। अभी कॉस्ट कैसे इंक्रीज की जा सकती है? कॉस्ट ऐसे इंक्रीज की जा सकती है कि आप बोलिए, ईरान बोले कि मैं सेलेक्टिव ट्रैफिक जाने दूंगा। आपको इतना करना है, रेस्ट ऑफ द जॉब वुड बी डन बाय इंश्योरेंस कंपनीज इन लंडन। वो बोलेंगे ओ माय गॉड दिस इज टू रिस्की, वी जस्ट कांट फंड, वी कांट गिव यू द इंश्योरेंस, और छपाना बंद, बात खत्म। और जैसे ही वहाँ से एनर्जी सप्लाई रोकी जाएगी, एनर्जी कॉस्ट ऊपर जाएगी,
सिंपल आपकी इन्फ्लेशन शूट करेगी और जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर पुशअप हो जाएंगे, खास करके यूरोप में, और यूएस में भी होगा ही होगा। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाते हो। आरबीआई जैसे हमारे ब्याज दर बढ़ाता है, अभी इन्फ्लेशन कूल डाउन हुई तो कम करने लगे। तो दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज द कॉस्ट टू अ कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। सो मोर और लेस दिस विल ग्रेजुअली बिकम अ फाइनेंशियल वॉर स्ट्रेट अवे, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन में एक नॉर्मल वॉर को फाइनेंशियल वॉर बना दिया। मीन्स दैट वॉर हैज़ ट्रेंड लॉट मैनी कंट्रीज। यूएस को भी स्ट्रेन किया, देखो 1 ट्रिलियन का कर्जा सर पे है। यूरोप में बुरे हाल कर दिए उसने, खास करके यूके के किए, जर्मनी का किया, उनको अपनी सोशल स्कीम से पैसा निकाल के फंड करना पड़ा। इसका स्ट्रेट इमीडिएट एंड बिग इम्पैक्ट ऑन यूरोप एंड यूएस वो लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ फाइटिंग अ वॉर आई थिंक। आदमी मरवाने से अच्छा है आप तकलीफ़ें इतनी बढ़ा दो किसी कंट्री के लिए कि वो कि बस भैया मैंने कान पकड़े, मेरे से नहीं होगा। सो मोर और लेस आज को इतना ही समराइज़ करते हैं इसको। और मुझे लगता है कि ये आज हमारी एक नई लर्निंग है कि AI हैज़ बीन प्रीवियसली बीइंग यूज्ड एंड विल आल्सो बी यूज्ड टू टारगेट सर्टेन सेट कंट्रीज, जो कि हमने देखा। और वी शुड नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी। हम ऊपर देख रहे हैं बट अंदर में तो बहुत हद तक पहुंच गई। और मेरी बड़ी इच्छा है कि इंडिया में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो, इस तरह की कंपनीज हमारे पास भी हो, हम भी उसमें इन्वेस्ट करें और हम भी एक सुपर पावर बने। बिकॉज सुपर पावर बनने में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि पीस कम विद स्ट्रेंथ। तो पहले स्ट्रेंथ आनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, आपकी यूनिटी हो, आपकी कोहेसिवनेस हो, ये सब आना ज़रूरी। खैर ये तो थोड़ा सा भाषण हो गया, लेक्चर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर आपको ये अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर। वी वुड लव एंड अप्रिशिएट योर लिटिल जेस्चर टू दिस। थैंक यू।